नेक्स्ट हेडिंग दोगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व के बीच का एंगल जब भी फाइंड करना हो तो जिस पॉइंट पे दोनों कट कर रहे मिल रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट्स के बीच के एंगल को फाइंड करना। दो कर्व के बीच का एंगल का मतलब होता है एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द कॉमन पॉइंट। लिख लो एंगल बिटवीन टू कर्व्स। लिख ले, कहाँ खोया हुआ है। एंगल बिटवीन टू कर्व्स is the angle between their tangents at the point of intersection। जहां पे दोनों कर्व मिल रहे हैं वहां पे दोनों के टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम बोलेंगे एंगल बिटवीन द कर्व्स। अब ध्यान से समझिएगा, दो कर्व हमने कोई भी रैंडमली ड्रॉ कर दिया। मान लो एक कर्व ऐसे, एनी कर्व, दूसरा कर्व कोई सपोज ऐसे है, एक मान लो y इज इक्वल टू fx है, दूसरा y इज इक्वल टू gx, और ये इस P पॉइंट पे कट कर रहे हैं। P पॉइंट से अल्फा बीटा है जो दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो आप क्या करें कि P पॉइंट पे पहले दोनों का टेंजेंट ड्रॉ करें। एक का टेंजेंट सपोज ये होगा और दूसरे का टेंजेंट ये। तो दोनों के टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा ये थीटा, इसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन द कर्व्स। ठीक, अब ये निकालेंगे कैसे। अगर मान लो दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालने को कहा जाए, कोई भी दो कर्व आपको रैंडमली दे दिए गए और कहा गया कि इनके बीच का एंगल फाइंड करें, तो सबसे पहले तो आप उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। उसके लिए दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। सॉल्व करके जो x और y मिलेगा दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स। अमन शाह इधर ध्यान दो, कहाँ लगे हुए। दोनों कर्व के इक्वेशंस को सॉल्व करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया अल्फा बीटा, देन दोनों को डिफरेंशिएट करें और अल्फा बीटा पे दोनों की डेरिवेटिव निकालें। दोनों की डेरिवेटिव निकालनी है अल्फा बीटा पे। जो पहले की डेरिवेटिव आएगी अल्फा बीटा पे उसको m1 बोल दें। m1 हो गया dy by dx फ्रॉम फर्स्ट कर्व, और m2 बोल दो जो दूसरे से आएगा dy by dx फ्रॉम सेकंड कर्व। क्योंकि दो कर्व है तो दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करना है, dy by dx फाइंड करना है। किस पॉइंट पे? अल्फा बीटा पे। पहले आप अल्फा बीटा निकालोगे दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देन अल्फा बीटा पे दोनों की डेरिवेटिव निकालोगे। एक से जो dy by dx आएगा उसको m1 बोल दोगे, जो दूसरे से dy by dx आएगा उसको m2 बोल दोगे।
एंड देन 11th में आपने कोऑर्डिनेट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर दो लाइंस हैं, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो tan थीटा लिखते हैं मॉड m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो एक्चुअली dy बाई dx दोनों टेंजेंट का स्लोप मिल गया। इनमें से एक टेंजेंट का स्लोप m1 है, दूसरे टेंजेंट का स्लोप m2 है, बीच का एंगल थीटा है। तो क्या लिख देंगे tan थीटा मॉड m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो फॉर्मूला लगा देंगे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो बस ये मेथड हो गया दो कर्व के बीच की एंगल फाइंड करने। समझ में आई बात? क्या करना है आपको? पहले दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया अल्फा कॉमा बीटा। देन दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालना है। एक से जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी उसको m1 बोल देना है, दूसरे से m2 बोल देना, अल्फा बीटा पे। और फिर फॉर्मूला यूज करना है tan थीटा मॉड m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। इससे tan थीटा मिलेगा तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस। अगर कोई नोन वैल्यू आगे से tan थीटा 1 आ गया तो थीटा 45 डिग्री है, अननोन आ गया तो थीटा लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी। कई बार कर्व एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहे होंगे, मान लो कर्व 2 पॉइंट पे कट कर रहे हो, तो फिर दोनों पे ऐसे अलग अलग आप एंगल निकाल लोगे। जैसे एक पॉइंट अल्फा बीटा आ गया तो अल्फा बीटा पे आपने एंगल निकाल लिया, मान लो दूसरा पॉइंट गामा डेल्टा, तो फिर गामा डेल्टा पे वैसे ही एंगल निकालोगे। तो कर्व जितनी पॉइंट पे कट कर रहे होंगे सब पे आपको अलग अलग एंगल फाइंड करना पड़ेगा, अनलेस की सिमेट्री दिख रही हो। कई बार क्या होगा कि कर्व 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा या 4 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, बट चारों पॉइंट पे सिमेट्रिक फिगर होगा, यानी जो एक पॉइंट पे फिगर दिखाई दे रहा है वही चारों पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, तो हम कह देंगे सिमेट्री से कि जो एक पॉइंट पे एंगल है वही बाकी के 3 पॉइंट पे। लेकिन अगर सिमेट्री नहीं है तो फिर अलग अलग आपको सारे पॉइंट पे देखना पड़ेगा। अब आगे लिखिए, अगर दो कर्व के बीच का एंगल राइट एंगल आ जाए, यानी ये जो थीटा है ये 90 डिग्री हो जाए, तो हम ऐसे कर्व को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स। लिख लीजिए, इफ द एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज ए राइट एंगल। डीपीएस तेरा गिरा हुआ इधर, रेट ऑफ चेंज कर तेरा ही गिरा होगा, उठा ले। पिछली बार से छोड़ के गया हुआ ना, करना होता नहीं है। नहीं, बाकी If the angle between two curves is a right angle, then the curves are said to be orthogonal. तो जब भी दो कर्व्स के बीच का एंगल राइट एंगल आ जाए हम कर्व्स को ऑर्थोगोनल कहेंगे। या अगर बोला हुआ है कि दो कर्व ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि इनके बीच का एंगल राइट एंगल है, यानी जहाँ पे दोनों कर्व मिलेंगे वहाँ पे उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल राइट एंगल होगा। नाउ ऑर्थोगोनल कंडीशन यूज कैसे करोगे? ऑब्वियसली अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, यही होता है ना, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो अगर ये थीटा 90 डिग्री हो गया तो फिर ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे, यानी दोनों टेंजेंट्स के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, यानी दोनों डेरिवेटिव का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए? -1। तो अगर कर्व किसी पॉइंट पे ऑर्थोगोनल हो तो उस पॉइंट पे दोनों के डेरिवेटिव का प्रोडक्ट -1 होगा। तो लिख लो, इफ द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, इफ टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, then the product of their derivatives, डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे dy by dx है, then the product of their derivatives at the common point is -1, at the common point is -1। अगर दोनों का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइंड है और ऑर्थोगोनल है तो दोनों के डेरिवेटिव का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है 0, वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है नॉट डिफाइंड। तो अगर किसी पॉइंट पे ऐसा भी हो जाए कि एक का dy by dx 0 हो रहा हो और दूसरे का dy by dx नॉट डिफाइंड आ रहा हो, तब भी हम कहेंगे कि कर्व ऑर्थोगोनल है, क्योंकि जिसका dy by dx 0 आ रहा है वहां पे उसका टेंजेंट हॉरिजॉन्टल रहेगा
और जिसका dx by dy 0 आ रहा है उसका टेंजेंट वर्टिकल रहेगा, तो इसलिए टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर किसी पॉइंट पे ऐसा भी हो जाए कि एक का dy by dx 0 हो और दूसरे का dx by dy 0, तब भी हम कहेंगे कि जो कर्व है उस पॉइंट पे वो ऑर्थोगोनल है, यानी उनके बीच का एंगल राइट एंगल है। तो लिख लो at any point, at any common point, at any common point, if one of the derivatives is 0, one of the derivative is 0 and the other derivative is not defined, other derivative is not defined, then the curves are orthogonal, then the curves are orthogonal। तो अगर किसी पॉइंट पे ऐसा भी हो जाए कि एक का डेरिवेटिव 0 बनता हो, दूसरे का डेरिवेटिव डिफाइंड ना होता, यानी दूसरे का dx by dy 0 होता, तब भी हम कहेंगे कि एंगल बिटवीन द कर्व इज राइट एंगल। अगर किसी पॉइंट पे दोनों कर्व जस्ट टच करते हो, कट नहीं करते हो, अगर ऐसे मान लो किसी पॉइंट पे जस्ट टच करके चले जाए, तो जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं से P पॉइंट पे टच करें, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे इनका एक कॉमन टेंजेंट बनेगा, बनेगा नहीं? ये कॉमन टेंजेंट हो गया इनका। तो अगर दो कर्व एक दूसरे को टच करते हो, जिस पॉइंट पे टच करेंगे वहां पे कॉमन टेंजेंट बनेगा, यानी दोनों का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे सेम होगा, क्योंकि एक ही टेंजेंट है। तो अगर किसी कॉमन पॉइंट पे दोनों का डेरिवेटिव सेम आ जाए, तो आप स्ट्रेट अवे कह दीजिए कि उस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। या एंगल लिखना हो तो एंगल बिटवीन द कर्व जो होगा उस केस में 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों टच करके चले। और ऐसे कर्व को हम बोलते हैं टेंजेंशियल कर्व्स। लिख लो एट द कॉमन पॉइंट, एट द कॉमन पॉइंट if the derivatives of the two curves are equal, if the derivatives of the two curves are equal, then the two curves just touch each other at this point, then the two curves just touch each other at this point। और चूंकि दोनों का डेरिवेटिव सेम है तो ऑब्वियसली tan थीटा 0 हो जाएगा। वैसे भी tan थीटा आप क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, तो m1 और m2 सेम हो गया तो tan थीटा 0 हो गया, यानी एंगल होगा बिटवीन देम इज 0, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। और इस तरह के कर्व को आप बोलोगे टेंजेंशियल कर्व, जो जस्ट टच करते हो। तो लिख लो these type of curves are known as tangential curves। चलो क्वेश्चन, find the angle between the curves, find the angle between the curves y square is equal to 4x and x square is equal to, एक्चुअली दो पैराबोला है ये, एक राइट ओपन पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और दूसरा अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन, दोनों के बीच का एंगल बताना। हो गया? पहले तो आप इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। जब भी दो कर्व के बीच का एंगल फाइंड करने को कहा जाए, पहला काम आपका होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे चेक करेंगे, दोनों को सॉल्व करोगे। तो अगर ये दोनों हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दोगे इधर, यहां से y की वैल्यू उठाई एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ लाके रख दिया, तो क्या बनेगा ये x स्क्वायर ओवर 4
स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4x। ये बन गया x रेज टू 4 माइनस 64x इज इक्वल टू 0। x कॉमन 64 0। x की दो वैल्यूज आएंगी 0 एंड 4, इसलिए इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर x को 0 रखेंगे यहाँ पे देखिए तो ऑब्वियसली y भी 0 आएगा, और x को 4 रखोगे तो y भी 4 आएगा। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए 0 0 एंड 4 4। ठीक बोल रहा हूँ? वैसे भी अगर आप एक राइट ओपन पैराबोला ड्रॉ करो जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और एक अपवर्ड, एक तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन ओरिजिन पे होगा ही क्योंकि दोनों का वर्टेक्स ही ओरिजिन पे, और एक दूसरा इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा 4, 4 पे। अब दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर दोनों को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग टू कर्व्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई dx 4। ध्यान रहे y स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखोगे 2y, साथ में y को भी डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx। दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x 4 dy बाई dx। ठीक बोल रहा हूं? तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट से जो dy बाई dx आएगा ये 2 ओवर y आएगा, और सेकंड से जो dy बाई dx आएगा ये x बाई 2 आएगा। बोलो ठीक बोल रहा हूं? पहले वाले से dy बाई dx 2 बाई y, दूसरे वाले से x बाई 2। दोनों पॉइंट पे देखते हैं। पहले 0 0 पे देखें तो 0 0 पे एक का dy बाई dx 0 होगा और एक का dx बाई dy 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? तो ओरिजिन पे अगर हम देखेंगे तो एट 0 0 0 0 पे एक का डेरिवेटिव 0 है और दूसरे का डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है या नहीं? आप देख रहे हैं कि जो पहले वाले का डेरिवेटिव होगा, अगर इसको उल्टा कर दे तो एक का dx बाई dy 0 बनेगा, दूसरे का dy। तो लिख लो एट द ओरिजिन one of the tangent is horizontal and the other tangent is vertical. Therefore, the angle between the curves is right angle. तो ओरिजिन पे तो इनके बीच का एंगल राइट एंगल है। वैसे भी अगर आप एक राइट ओपन पैराबोला लोगे ये और एक अपवर्ड पैराबोला लोगे ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि एक का जो आपने राइट ओपन पैराबोला लिया है इसका टेंजेंट वाई एक्सिस है यानी वर्टिकल है, और जो आपने अपवर्ड पैराबोला लिया है इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस है यानी हॉरिजॉन्टल है। तो ऑब्वियसली दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल राइट एंगल है। एक का टेंजेंट वाई एक्सिस है, दूसरे का टेंजेंट एक्स एक्सिस है। तो एट 0 0 एंगल बिटवीन द कर्व्स इज राइट एंगल। लिख लोगे एट 0 0 एंगल बिटवीन कर्व्स इज 90 डिग्री, यानी ओरिजिन पे ये ऑर्थोगोनल है, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। ना दूसरे पॉइंट पे चेक करें, दूसरा पॉइंट कौन सा था? 4 4। एट 4 4 चेक करेंगे तो पहले का डेरिवेटिव आएगा हाफ और दूसरे का डेरिवेटिव आएगा 2। x को 4 4 रखोगे, x y को 4 4 का मतलब x4 y4। फर्स्ट वाले से डेरिवेटिव 2/4, दूसरे वाले से 4/2। तो एक का हाफ है, दूसरे का 2 है। फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला? tan थीटा mod m1 माइनस m2 1 प्लस m1। इसके देखो तो ये 3/4 आ रहा है ना, तो थीटा हो गया tan इनवर्स 3/4।
तो एक पॉइंट पे तो ये राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे जो एंगल है वो tan इनवर्स 3/4 है। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। y is equal to mod of x square minus 1 and y is equal to mod of x square minus 10। इन दोनों कर्व के बीच का एंगल बताएं। चलो देखो जरा, आपको इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। इधर समझो, कभी भी दो कर्व के बीच का एंगल निकाल रहे हो, सबसे पहला काम तो आप ये करें कि इनको सॉल्व करके इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करें। तो अगर हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करें, तो दोनों y के इक्वल इक्वेट कर दें। अगर इक्वेट करेंगे तो मॉड x स्क्वायर माइनस 1 इज मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 10। मॉड हटा दोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इज प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस लिखो। ऑब्वियसली प्लस साइन के साथ तो सॉल्यूशन बनेगा नहीं, क्योंकि प्लस साइन के साथ तो x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। माइनस साइन के साथ लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इज नेगेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 10। ठीक बोल रहा हूँ? यहाँ से 2x स्क्वायर 9 आएगा, x स्क्वायर 9/2 आएगा, x प्लस माइनस 3/√2 आएगा, 11 आएगा। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। तो प्लस माइनस √11/2 हो गया, ये x की वैल्यू। और जब x की वैल्यू रख दोगे, कहीं भी रख दो, चाहे इसमें या x की वैल्यू रख के देखो, एक्चुअली x प्लस माइनस √11/2 है, x स्क्वायर हो गया 11/2, 11/2 माइनस 1 यानी हो गया 9/2। तो y आ जाएगा प्लस माइनस 9/2 ही आ गया ना। y की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी 9/2। बोलो ठीक है ये? अगर आप x को रखोगे प्लस माइनस √11/2, x स्क्वायर हो गया 11/2, यहाँ रख के देखो x स्क्वायर 11/2, तो 11/2 माइनस 1, y हो गया 9/2। यानी ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हमें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया प्लस माइनस √11/2 एंड 9/2। एक्चुअली ये जो दोनों कर्व है, ये दो बार मिलेंगे एक दूसरे से, दो बार कट करेंगे, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको एंगल चेक करना होगा ना। एंगल कैसे चेक करेंगे? तो आप दोनों की डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग टू कर्व्स, ये पहले ही बता चुका हूं आपको डिफरेंशिएशन के दौरान कि मॉड x का डेरिवेटिव होता है मॉड x ओवर x। और अगर मॉडुलस के अंदर कोई फंक्शन हो मॉड fx, तो फिर डेरिवेटिव लिखते हैं मॉड fx का मॉड fx ओवर fx, फिर अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करते हैं f डैश x। तो मॉड fx का डेरिवेटिव होता है मॉड fx ओवर fx इंटू f डैश x। तो जब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले को, तो इसका डेरिवेटिव होगा मॉड x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 एंड देन x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x। ऐसे ही दूसरे वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मॉड x स्क्वायर माइनस 10 ओवर x स्क्वायर माइनस 10 एंड देन x स्क्वायर माइनस 10 का डेरिवेटिव 2x। अब दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो हमने पहले पॉजिटिव वाला पॉइंट ले लिया, √11/2 9/2। दो पॉइंट है, पहले पॉजिटिव वाले पॉइंट पे चेक करें √11/2 9/2 पे। तो देखो m1 जो पहले का डेरिवेटिव आएगा, m1 की वैल्यू जब आप x को रखोगे √11/2, तो ये तो भी आपने देखा था कि x को √11/2 रखेंगे तो ये मिलेगा 9/2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 9/2। तो डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी √22। चेक कर लो, क्लियर है?
पहले का डेरिवेटिव आ रहा है √22 m1 की वैल्यू, ठीक बोल रहा हूँ। दूसरे के डेरिवेटिव निकालो m2 की वैल्यू, ये भी यही आएगा, सिर्फ -√22 आएगा। देख लो यहाँ जब आप x को √11/2 रखोगे तो x स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, उल्टा बोल दिया क्या, 11/2 -1, 11/2 -1 लिखते 9/2 और वहाँ 11/2 -9/2 हाँ मैं तो इसलिए वो माइनस आएगा, ठीक है वही चीज आएगी, दोनों से सिर्फ यहाँ से प्लस आएगा वहाँ से माइनस आएगा, तो m1 आएगा √22, m2 आएगा -√22। रख के देख लो, आप आराम से रख के देख लो, x की वैल्यू तो रख के देखनी है, x को √11/2 यहाँ रख के देख लो और यहाँ रख के देख लो, तो ये m1 m2 मिल गया। और जब m1 m2 मिल गया तो tan थीटा क्या लिखोगे, tan थीटा लिखोगे mod m1 - m2 1 + m1 √22 + √22 1 + m1 m2 √22 इंटू, बोलो सही है, ऊपर आ जाएगा 2√22 और डिनोमिनेटर में 1 - 22 -11, बट मॉड लगा हुआ तो +11, तो 2√22/21 यही आ रहा है। तो यहाँ से थीटा हो गया tan इनवर्स 2√22/20। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स एट दिस पॉइंट। अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं पॉजिटिव वाला, अगर दूसरा वाला पॉइंट लेंगे जब हम x को -√11/2 y1, तब भी यही आएगा, सिर्फ होगा क्या, m1 नेगेटिव हो जाएगा, m2 -√22 हो जाएगा और m2 +√22 हो जाएगा, यानी एंगल सेम आना है दोनों दूसरे पॉइंट पे भी। तो लिख लो एंगल एट द अदर पॉइंट इज ऑल्सो सेम। क्योंकि x की जगह पे जब हम प्लस की जगह पे माइनस लेंगे तो इस पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, फर्क सिर्फ यहाँ पड़ना है, साइन बदल जाएगा, तो साइन बदल कर ये वाला माइनस हो जाएगा, वो वाला प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कर्व्स y³ is equal to 16x and x² over a² plus y² over 8 is equal to 1 are orthogonal, then find the value of a²। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, स्पेस। ये दोनों ऑर्थोगोनल कर्व हैं, यानी राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो एस देखोगे ना, आप कह रहे हैं कि ये दोनों ऑर्थोगोनल कर्व हैं तो ऑर्थोगोनल है कर्व है तो कॉमन पॉइंट पे इनके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट होना चाहिए -1। अगर आप डिफरेंशिएट करो दोनों को, डिफरेंशिएटिंग टू कर्व्स, पहले वाले से डेरिवेटिव आएगा 3y² dy/dx 16, दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x over a² y over a dy/dx, this is 0, का डेरिवेटिव y³ और फिर y का डेरिवेटिव y³ का डेरिवेटिव 3y² एंड देन y का डेरिवेटिव dy/dx, इधर 16, ये 2x over a², 2y over 8, फिर y को भी डिफरेंशिएट करोगे dy/dx, दोनों से dy/dx निकाल दो, तो dy/dx फर्स्ट वाले से 16 over 3y² और सेकंड वाले से जो dy/dx
ये होगा -8x ओवर ए स्क्वायर वाई। ठीक बोल रहा हूँ? अगर ये ऑर्थोगोनल कर्व है तो दोनों के डेरिवेटिव का प्रोडक्ट होना चाहिए -1। तो लिख लो, सिंस द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल 16 ओवर 3y स्क्वायर इंटू -8x ओवर ए स्क्वायर वाई, दिस प्रोडक्ट शुड बी -1। तो यहां से आ गया -128x, इफेक्ट माइनस दोनों तरफ से खत्म कर सकते हैं। तो 128x इज इक्वल टू 3a स्क्वायर वाई क्यूब। बोलो ठीक है? ये हो गया 128x 3a स्क्वायर, और वाई क्यूब की वैल्यू हम लिख सकते हैं 16x। यहाँ से फर्स्ट कर्व से वाई क्यूब जो है वो 16x के इक्वल है, तो वाई क्यूब हो गया 16x। x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a स्क्वायर आएगा 8/3। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the curves y square is equal to 4 times x minus a and y square x square is equal to y minus b touch each other at the point alpha comma 1, then find alpha। हो गया? जहां भी दो कर्व टच करेंगे वहां पे उनका एक कॉमन टेंजेंट बनेगा। कॉमन टेंजेंट का मतलब है कि दोनों का डेरिवेटिव सेम रहेगा उस पॉइंट पे। तो सीधी सी बात ये बोली जा रही है कि अल्फा कॉमा 1 पे दोनों का डेरिवेटिव सेम होना चाहिए। तो अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट कर दें, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, इससे तो आ गया 4, 2x तो फर्स्ट वाले से dy बाई डी एक्स से 2/y, सेकंड वाले से dy बाई डी एक्स क्या x/2। ठीक, तो एट अल्फा कॉमा 1, यानी जब x को अल्फा रखेंगे y को 1 रखेंगे, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 और सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा अल्फा बाई 2। और चूंकि ये टेंजेंशियल कर्व्स हैं, टच कर रहे हैं, तो दोनों के डेरिवेटिव सेम हो जाने चाहिए। तो 2 इज इक्वल टू अल्फा हो गया। समझ में आई बात? इनफैक्ट अल्फा निकल गया तो ए और बी भी निकल जाएगा, यानी आपसे ए और बी की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा, ए एंड बी। क्योंकि अल्फा निकल गया तो ये पॉइंट क्या हो गया 4,1।
और 4,1 पे दोनों टच कर रहे हैं, दैट मीन्स कि 4,1 दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 4,1 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इससे ए और बी भी मिल जाएगा, तो ए एंड बी भी पूछा जा सकता है।